अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली और आज की जीत की सोच इस स्पेशल ट्रांसमिशन में बात करेंगे। आज पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैचेस हुए हैं और दोनों मैचेस में अगर बात करें तो पहला मैच कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स हुआ है और मुल्तान सुल्तान को उस मैच में शिकस्त हुई है और टेक्निकली देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान का पाकिस्तान सुपर लीग से इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक सफ़र अपने अख्ताम को पहुंच गया, यानी कि वो एक तरह से यूं कह सकते हैं कि इस यहाँ पर उनका बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन साथ में दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये मैच जारी था लेकिन इस मैच के दौरान पहले आंधी आई, तेज़ आंधी के बायस और फिर उसके बाद बारिश आई जिसकी वजह से मैच रोकना पड़ा और फिर मैच जो है मुकम्मल नहीं हो सका और मैच को ख़त्म करना पड़ा। जिसके बाद अगर आपके सामने वो मैच की तस्वीर रखें तो उसमें तो बेहतरीन तरीके से आज लाहौर कलंदर्स खेल रहा था और सिर्फ 11.3 ओवर्स में 111 रन बनाए थे और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। तो इसी पर बात करते हैं और ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स अब माजी में अच्छी टीम भी रही है। तो आखिर क्या हुआ इस एडिशन में कि वो पहले मैच से लेकर आज के मैच तक, जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि उसका सफ़र ख़त्म हो गया है, उसके साथ क्या चलता रहा, क्यों इतने बुरे से वो इस टूर्नामेंट को खेले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अबू बकर बिन तलत, पाकिस्तान क्रिकेट पर बहुत गहरी नज़र है इनकी। अबू बकर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। हसनैन भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम तर मामलात पर। अबू बकर, आप चूँकि स्टूडियो में मौजूद हैं, आपसे आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले तो अगर हम बात करें पहले मैच की, जो आज पहला मैच हुआ और उसमें मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त हुई है। जब हम मुल्तान सुल्तान्स की बात करते हैं तो मेरे ज़हन में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है कैप्टन मोहम्मद रिजवान का। वैसे आपको लग कैसा रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान ओडी टीम के कैप्टन हैं और T20 टीम के भी वो कैप्टन थे लेकिन फिर वो ना रहे, आपको क्या लग रहा है कि यार ये क्या हुआ, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में मुल्तान सुल्तान्स बाहर हो गई? कोई आपके जहन में कुछ आ रहा है रिजवान के बारे में? अच्छा, आप जब इंट्रो दे रहे थे लुकमान, तो नेचुरली ऐसा ही होना चाहिए था मेरे साथ भी कि मुल्तान सुल्तान्स का अगर जिक्र करें तो मोहम्मद रिजवान को माइंड में आना चाहिए था। लेकिन मेरी तरफ 2 नाम इसके अलावा भी हैं जो दिमाग में आ रहे थे। उसमें से एक उनके ऑनर हैं अली तरीन और साथ ही उनके जो इससे पहले CEO हुआ करते थे मुल्तान सुल्तान्स के, हैदर। उनका नाम मेरे जहन में इस वजह से भी आ रहा था कि शायद मिस कर रहे होंगे, अली तरीन सोच रहे होंगे कि यार हैदर अजहर का भी कोई ऐसा उनकी जिसे कहते हैं ना किस्मत थी जो मुल्तान सुल्तान्स के साथ थी। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें कि 4 फाइनल्स बैक टू बैक खेलना, ये कंसिस्टेंसी शो करता है। इसका मतलब है कि ग्राउंड में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छी थी और प्लानिंग भी बहुत अच्छी थी, स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन ये चीज़ें लुकमान स्टार्ट कहाँ से होती हैं? जब आप ड्राफ्टिंग में प्लेयर्स को चूज करते हैं, अपना स्क्वाड बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, टीम का बैलेंस डेवलप करते हैं, उसके बाद स्टार्ट होता है आपके कोचिंग स्टाफ का और आपके प्लेयर्स का खेलना। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इतना एक्सपीरियंस खुद मोहम्मद रिजवान का, और वो इन चीज़ों को देख नहीं रहे थे कि यार हम किस तरह की टीम सेलेक्ट कर रहे हैं? अगर टीम कॉम्बिनेशन का मसला है या ड्राफ्टिंग में सिलेक्शन का मसला था तो उनको भी तो पता होना चाहिए था ना। देखिए जो कुछ चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में और पाकिस्तान क्रिकेट के सबब में, सराउंडिंग्स में, जिस तरह की कैप्टनसी की एक जो म्यूजिकल चेयर चल रही थी और फिर साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट का डिक्लाइन आया है, शायद ये बात बिल्कुल क्लियरली हमें स्टेट करनी चाहिए आईसीसी इवेंट्स को लेकर के। अगर बात करें कि पाकिस्तान ने जितने भी रिसेंट पास्ट में आईसीसी इवेंट्स खेले, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छे नहीं गुजरे और साथ ही साथ फिर कैप्टनसी का आना जाना और फिर कोचेस का बहुत ज़्यादा चेंज होना। तो ये जो नेशनल क्रिकेट टीम का जो मोमेंटम है, जितने भी प्लेयर्स हैं, स्पेशली वो प्लेयर्स जो कि कप्तान रहे या कप्तान हैं, उन्होंने बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट उनका आया और उनके ऊपर ये जो एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर उनके ऊपर आ गया था, वो इस दफा फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग में भी वहां पर भी आपको उसकी झलक दिखाई दे रही है। अच्छी खासी है, चाहे बाबर हो, रिजवान हो, कोई भी हो। हसनैन लियाकत साहब, सर ये क्या हुआ है? मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पहले वही मुल्तान सुल्तान्स थी, बड़ा अच्छा परफॉर्म करती रही, फाइनल खेलती रही, कोई फाइनल जीता, कोई हारा भी, लेकिन इस बार तो पहले मैच से लेकर आज के दिन तक कहीं पर वो मुल्तान सुल्तान हमें नजर ही नहीं आई। क्यों वो मुल्तान सुल्तान हमें नजर नहीं आई? इसकी वजह क्या है सर? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो मोहम्मद रिजवान खुद हैं, क्योंकि उनका शायद लर्न ही चल रहा था, विन वाली साइड पे वो गए नहीं है। और ये लर्न उनका चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी चला, उससे पहले भी चला और अभी भी आप देख लीजिए न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद यहाँ पे भी PSL में भी
उनका लर्न नहीं चल रहा है, वो सीख रहे हैं, सीखने के अमल से वो निकल नहीं रहे और विन नहीं कर रहे। बेसिकली देखिए 2022 के बाद क्रिकेट के डायनेमिक्स बहुत ज्यादा चेंज हुए, स्पेशली T20 क्रिकेट के, थोड़ी सी क्रिकेट फास्ट हुई है। और हमारे यहाँ आप देख लीजिए कि इन 6 फ्रेंचाइजीज में जो नीचे वाली 2 फ्रेंचाइजीज हैं उनके कप्तान कौन है। एक के कप्तान बाबर आजम है, एक के कप्तान मोहम्मद रिजवान है। पहले इनकी कप्तानी में टीमें इस वजह से अच्छा परफॉर्म करती थी कि ये आके इंडिविजुअली परफॉर्म कर देते थे, 60-70 रन बना देते थे 40-50 गेंदों पे, 7 वाले भी अच्छे खेलते थे तो ये परफॉर्म कर जाते थे। लेकिन अब थोड़ी सी डायनेमिक्स चेंज हुई हैं और मुल्तान सुल्तान की हार में सबसे कलीदी किरदार किसी और का नहीं, टीम को लड़ाने वाले मोहम्मद रिजवान का है। क्योंकि आज भी देख लीजिए आज के मैच में जब अभी मैच बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ था, कराची किंग्स अभी इतना फ्लो में नहीं था, इन्होंने दूसरा ओवर ब्रेसवेल को देके तबाही निकाल दी। और ये वो समझ रहे थे कि ब्रेसवेल के सामने शायद मोहम्मद रिजवान है या फिर बाबर आजम है, और पूरे ये 10 मैचेस में यही समझते रहेंगे कि ब्रेसवेल बहुत बड़ा बॉलर है, क्योंकि ब्रेसवेल मोहम्मद रिजवान को भी आउट कर देता था और स्पेशली बाबर आजम को भी आउट कर देता था। और उसकी पाकिस्तान में जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी दीदनी है। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा, कप्तानी की बात आ जाए तो अपनी ओपनिंग के हवाले से सवालात हैं, फिर मिडिल ऑर्डर के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे जिनको मिस यूटिलाइज किया गया 3-4 गेम्स में। उसके बाद अगर आपकी बॉलिंग की बात की जाए तो बार बार विली को मार पड़ी है, जॉर्डन को आप देखें ना, विले 4 ओवर्स में स्नैन 24 रन दे रहा है और जैसे आप खुद बात कर रहे हैं ब्रेसवेल की, वो 1 ओवर्स में 24 रन दे रहा है। फर्क तो है ना, आप ठीक बात कर रहे हैं इसमें तो। जी हाँ बिल्कुल, देखे ना, उन्होंने ये शायद सोच लिया कि ब्रेसवेल बहुत बड़ा बॉलर है क्योंकि वो हमें नहीं मारने देता। ये ब्रेसवेल जब अनफॉर्चुनेटली मुझे एक जुमला कहना पड़ेगा कि इसने बिल्कुल नाकू चने चुपवाए हुए थे बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को, न्यूजीलैंड में भी और पाकिस्तान में भी। अब वही उनके जहन में चल रहा था कि ब्रेसवेल बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन जब वो ब्रेसवेल को दूसरे या चौथे ओवर में लेके आए तो टीमों ने उनके परखच्चे उड़ाए। और वो जो बात करें ना हैदर अजहर की, डेटा ड्रिवन टीम थी मुल्तान सुल्तान की, और इसी वजह से मुल्तान सुल्तान 2-3 फाइनल भी खेली है, एक फाइनल जीती भी है। हैदर अजहर जब से इस टीम में गए तो इस टीम का सारे का सारा दारोमदार मोहम्मद रिजवान पे आया और उसके साथ साथ इनके चहेते कोच अब्दुल रहमान पे, उन पे आया। वो जो फास्ट बॉलिंग कोच हैं वो बेचारे क्या करेंगे आके 2-3 महीने के लिए। सो इन लोगों ने बेसिकली एक नेक्सस बनाया हुआ था, और ये जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही हुई है इसी तरह से मुल्तान सुल्तान की तबाही भी आपको नजर आ रही है। यार अबू बकर साहब, पूरी तबाही नज़र आ रही है मुल्तान सुल्तान में। अली तरीन का कितना हाथ? अली तरीन साहब पहले दिन से लेकर अभी पाकिस्तान सुपर लीग शुरू नहीं हुई थी, आपको भी पता है, हसनैन को भी मालूम है कि जब अभी शुरू भी नहीं हुई थी उससे पहले वो पॉडकास्ट में कहना शुरू हो गए थे पाकिस्तान सुपर लीग ठीक नहीं है, इसमें ये मामला ठीक नहीं है। उधर से कराची किंग्स के ओनर वो ट्वीट कर रहे थे, तो ये मसले मसाइल, और आज के दिन तक, आज से 2 दिन पहले भी वो बयान दे रहे थे। सर ये उनकी तवज्जो मेरे ख्याल में अली तरीन साहब की भी ये नहीं थी कि मेरी टीम जीते या क्रिकेट अच्छी खेले, लगता है उनकी तवज्जो भी कहीं और थी। उनके मकासद क्या थे ये सारा कुछ करने का, जब टीम तो उनकी परफॉर्म नहीं कर पाई। प्रैक्टिकली स्पीकिंग लुकमान, ये जो टीम या फ्रेंचाइजीज के ऑनर्स होते हैं, ग्राउंड में मैचेस में उनका जो इम्पैक्ट होता है या रोल होता है सबसे कम होता है। जी जी, इट्स नॉट अबाउट ऑनरशिप के ऑनर कौन है या अली तरीन क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे मुल्तान सुल्तान की अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर। जब आप एक मैनेजमेंट बना देते हैं, जब आप एक बंच ऑफ मैनेजमेंट का बना देते हैं, ये हमारा कोचिंग पैनल होगा, यहाँ पर हमारे मैनेजर होंगे, तो उसके बाद जो ऑनर का रोल होता है वो बड़ा लिमिटेड सा होकर रह जाता है। जब आपने एक टीम अनाउंस कर दी, जब टीम और स्क्वाड अप अनाउंस करते हैं तो उसमें कोचेस पैनल भी होता है, उसमें आपके मैनेजर्स भी होते हैं, आपके एनालिस्ट भी होते हैं, सारा एक बंच होता है। तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आती है। नाउ इट्स अप टू अली तरीन के वो कैसे इस चीज को पॉप अप करते हैं कि जो रोल मैंने कोचेस को दिया था, चाहे 2 फॉरेन कोचेस हैं, साथ अब्दुल रहमान जिस तरह जिक्र किया हसनैन ने भी उनका, और इसके साथ साथ जो कैप्टन है मोहम्मद रिजवान। देखें, मैं शायद थोड़ा सा विद ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री करना चाहूंगा हसनैन से कि सारा आप मलबा मोहम्मद रिजवान पे नहीं गिरा सकते। ही इज द सेम कैप्टन जिन्होंने लीड करते हुए मुल्तान को बैक टू बैक जो है वो फाइनल खिलवाई, ये वही सेम टीम थी। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैदर अजहर के जाने के बाद, इनके पास कोई ऐसा माइंड नहीं था जो टीम के बैलेंस को सामने रखते हुए कि कौन से प्लेयर्स शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी फ्रेंचाइजीज में, तो उनको फिल किसने करना है ब्लैंक को। जिस तरह कि हम एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं कि मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग बिल्कुल एक्सपोज होकर रह गई मिडिल फेज में। अब्बास अफरीदी एक ऐसा फैक्टर हुआ करते थे जो डेफिनेटली 4 ओवर्स उस फेज में आके करवाते थे जो बड़े क्रूशियल होते थे। ना सिर्फ वो इकोनॉमिकल थे बल्कि डेथ ओवर्स में, मिडिल फेज में जो उनके 2 ओवर्स होते थे, विकेट टेकिंग ऑप्शन थे वो। उनके जाने के बाद कोई ऐसा प्लेयर नहीं आया, ऑलराउंडर नहीं आया या बॉलर नहीं आया जो उसको फिल करता। और साथ ही साथ क्रिस जॉर्डन पे बड़ा रिलाई करती रही मुल्तान सुल्तान, बट नॉट एनी मोर।
थ्रू आउट इस सीजन में हमने देखा कि क्रिस जॉर्डन की जो परफॉर्मेंस थी बॉलिंग स्पेशली वो डिक्लाइन में रही। और मैं एक और मजे की बात आपको बताऊं, ना सिर्फ बॉलिंग डिक्लाइन में रही, जब आप माइन्यूटली देखें क्रिस जॉर्डन की परफॉर्मेंस को तो उन्होंने फील्डिंग में भी अपना 100% नहीं दिया। कई दफा हमने देखा कि ऐसे क्लोज कैचेस या ऐसी बाउंड्रीज जो नॉर्मली जब क्रिस जॉर्डन का पीक हुआ करता था वो उसको कैच भी पकड़ सकते थे, रोकते थे, वो उन्होंने एफर्ट नहीं दिखाई इस दफा। वो सब कुछ आपको नजर नहीं आया। हसनैन, आप क्या कहेंगे इस पर, जब अबू बकर ये कह रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पर रिजवान को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान सुपर लीग में इसी मुल्तान ने ट्रॉफी जीती भी, फिर फाइनल भी खेले और इसी टूर्नामेंट में वो खुद तो टॉपर हैं, सबसे ज़्यादा रन्स भी उन्हीं के हैं, लेकिन उनकी टीम चाहे बाहर हो रही है, तो कैसे सर उन अकेले को उसका जिम्मेदार कहलाया जाए? देखिए, आप ये देखिए कि जब वो टॉपर थे तो उनकी अपनी फॉर्म कैसी थी, वो इंपैक्ट वाले रन्स बना रहे थे। अब वो इंपैक्ट वाले रन्स नहीं बना रहे अनफॉर्चुनेटली। और आप देख लीजिए कि आप पड़ोस में देख लीजिए आईपीएल में कितने ज्यादा सक्सेसफुल रहे रोहित शर्मा। 5 ट्रॉफीज उन्होंने मुंबई इंडियंस को जितवाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उन्होंने बाहर बैठा दिया जब उनकी यूटिलिटी नहीं थी। वो एज ए बैट्समैन आज भी 30-35 रन कर रहे हैं, कभी कभार 50 कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पे हार्दिक पांड्या को कप्तान लेके आगे। जो हमारी फ्रेंचाइजीज हैं वो अभी तक स्टक हैं उसी ओल्ड स्कूल ऑफ माइंड में, जहां पे रिजवान और बाबर कप्तान होंगे और उसी तरह से ग्राउंड फिल होगा। अनफॉर्चुनेटली अब हमने देखा है कि उस तरह से ग्राउंड भी फिल नहीं होते, क्योंकि आपने कुछ नया फ्लेवर तो दिया नहीं, ना कोई नए कप्तान लाए, ना कोई नए प्लेयर लाए, ना नए बैटर आ रहे हैं, ना नए बॉलर आ रहे हैं। हम उसी पुराने ट्रेडिशनल स्टफ में फंसे हुए। और देखिए, आपने कहा ना कि जिस तरह अबू बकर कह रहे हैं कि हैदर अजहर का जाने का फर्क पड़ा, तो हैदर अजहर को तो अली तरीन रोक सकते थे, रिजवान रोक सकते थे, वापस भी आ सकते थे। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको 5-10 लाख रुपए ऊपर करना होता है, उनको वापस भी बुला सकते हैं। लेकिन उनको वापस इसी वजह से नहीं लाया गया ना कि यहाँ पे अपने आप को रिजवान भी कुल कायनात समझते हैं, अब्दुल रहमान भी कुल कायनात समझते हैं, और वो जो नेक्सस बना हुआ है उसने मुल्तान सुल्तान को भी अनफॉर्चुनेटली तबाह किया। और उसमें अली तरीन साहब का भी बहुत बड़ा रोल है कि जिन्होंने स्टार्ट में तो पॉडकास्ट करके पूरी पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर सवालिया निशान उठाए, लेकिन अपनी अगर टीम की बात की जाए तो वो हार के बावजूद भी एक प्रेजेंटेशन करते हैं और रोज बरोज कोई ना कोई सिविनियर दे रहे होते हैं। सो उनके खेमे से भी कोई ऐसी चीज नहीं लग रही कि उनको हार का दुख है। ऐसे लगता है कि वो प्रिपेयर थे और उनको पता था कि रिजल्ट ऐसे ही होंगे और ऐसे ही रिजल्ट उनकी फेवर में आ रहे हैं, उनकी फेवर में नहीं जा रहे। सो इस वजह से वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये जितना भी नेक्सस बना हुआ है मुल्तान सुल्तान का, अगर इसको वास्टली चेंज ना किया गया नेक्स्ट सीजन में, तो मुल्तान सुल्तान की वो हाइप नहीं रहेगी जो हाइप बनी हुई थी कि अभी रिसेंटली फ्रेंचाइज आई थी, 4 फाइनल खेल गई, एक उन्होंने फाइनल जीत लिया, लेकिन अब तो वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अब वकर अगर रिजवान कैप्टन ना होते मुल्तान सुल्तान्स के, कोई और कैप्टन होता, कोई भी होता, तो आपके ख्याल में यही नतीजे आते? देखिए लुकमान, रिजवान की कैप्टनसी को रूल आउट करने के लिए तो शायद हमें पिछले एडिशंस में जाना ज़रूरी पड़ेगा, उसको समराइज करना पड़ेगा। उस टाइम टीम का जो कॉम्बिनेशन था, जो परफॉर्मेंस थी, वो ऐसी थी कि आपके पास 2-3 और ऑप्शंस थी जिसमें आप अगर रिजवान को कैप्टन नहीं भी बनाते, रिलैक्स करते हैं, तो कोई और कैप्टन हो सकता था। लेकिन अगर आज के मैच की भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उन 11 में से लुकमान कोई ऐसा रिजवान के अलावा प्लेयर नहीं नजर आ रहा जिसको आप कैप्टन के रूप में या कैप्टन की सूरत में मुल्तान सुल्तान्स को लीड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसका रीजन यही है, हम वापस बैक टू स्क्वायर वन चले जाते हैं, कि शायद इनको रियलाइज जरूर हुआ होगा इस कोचिंग स्टाफ को कि हमने अच्छे टाइम पे अच्छी ड्राफ्टिंग में प्लेयर्स को मिस किया, जो हमारी कमजोरी थी उसको हमने सॉर्ट आउट नहीं किया, एड्रेस नहीं किया। वेयर एज ये उसी तरह रिलाई करते रहे, जिस रास्ते ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि देखें वो जो डाटा होता था उसके ऊपर रिलाई करके आप प्लेयर्स को पिक एंड चूज करते थे और यार लेफ्ट करते थे। इस दफा ऐसा नहीं किया गया, सिर्फ बड़े नामों को देखा गया, यार बिग बैश में या फलानी लीग में उसकी परफॉर्मेंस है, लेकिन ये नहीं देखा गया कि वो हमारे पास कैसे किस नंबर पे आके फिट ऑन होगा या हमारी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिजवान की कैप्टनसी पे आप जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन ये चीज रूल आउट नहीं कर सकते कि रिजवान के अलावा बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, जितने प्लेयर्स थे, उन्होंने भी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं दी। हसनैन, आपके सामने भी यही सवाल है कि अगर मुल्तान सुल्तान्स के कैप्टन मोहम्मद रिजवान इस एडिशन में ना होते, कोई और कैप्टन होता, तो आपके ख्याल में ऐसी परफॉर्मेंस आती इसी टीम के साथ, सेम स्क्वाड के साथ, या कुछ डिफरेंट हो सकता था, लड़कों को लड़ाया जा सकता था, लड़के लड़ते हुए नजर आए? मुझे तो इस पूरे टूर्नामेंट में खुद मोहम्मद रिजवान भी ऐसे लगा जैसे रूठे रूठे से हैं, जैसे हम माजी में उनको खेलते हुए देखा, इसलिए हमने ये फील किया, मैंने फील किया, पता नहीं आपने किया हो या नहीं। तो इस पर आप कमेंट करें कि अगर वो ना होते तो कोई और कैप्टन होता तो बेहतर नतीजे आ सकते थे। देखिए, आपको एक मिसाल में अभी देता हूं, उस मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेटा ग्लैडिएटर के साउथ शकील के ऊपर हम बहुत ज्यादा बात करते हैं कि उनकी शायद T20 स्क्वाड में जगह नहीं बनती, लेकिन उनकी कप्तानी बहुत ही इंप्रेसिव है। जिस तरह कराची के खिलाफ उन्होंने मैच जीता, फिर 1-2 मैचेस और भी देख लीजिए कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जीते अपनी कप्तानी की वजह से। सो अनफॉर्चुनेटली रिजवान की कप्तानी में वो डेप्थ नजर नहीं आ रही, वो उनके डिसीजंस में वो कमाल नजर नहीं आ रहा जो पहले था। और उसकी वजह यही है कि उनकी जो अपनी फॉर्म है उसमें इंटरनेशनली एक डिप आया, फिर इंटरनेशनली वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं कर सके।
अबू बकर ने जो कहा ना कि उनको रिजवान के अलावा कोई कप्तान नजर नहीं आ रहा, मैं सिर्फ एक सवाल है वो आपके पास भी लेके आता हूं, अबू बकर भी अगर इसको एड्रेस करना चाहें, कि जब इसी क्रिकेट में आज से 3-4 साल पहले शाहिद अफरीदी हुआ करते थे, हफीज हुआ करते थे, शोएब मलिक हुआ करते थे, तो उनके आगे की दुनिया हमें नजर नहीं आती थी। लेकिन जब हमने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, टीम में नए प्लेयर्स आए, बाबर आजम आए या फिर इमाद वसीम आए या फिर मोहम्मद रिजवान आए, इनको कप्तानी दी गई, तो इसमें नए लड़के भी आए, नए कप्तान भी आए, नए जोश वलवला भी आया। इसी तरह से आप अगर पड़ोस में देखेंगे आईपीएल में, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं ऋषभ पंत की शक्ल में, या और भी बहुत सारे नए लड़के हैं जिनको कप्तानी दी गई है और वो अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। बेसिकली आपको ये जो 6 या 8 अगले सीजन से फ्रेंचाइजीज होंगी, यहां पे अपने कप्तानों को प्रिपेयर करना होगा, और उन कप्तानों को प्रिपेयर करना होगा जो आपकी सिस्टम से 13 से 16 से 19 से निकल के आए, उनको कप्तानी दें। जिस तरह से अगर रजत पाटीदार की कप्तानी में विराट कोहली खेल सकते हैं, तो बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान किसी की कप्तानी में क्यों नहीं खेल सकते? अब आप देख लीजिए कि इट इज अंडरस्टूड कि बाबर आजम पाकिस्तान की क़यादत वापस नहीं करेंगे। इट इज अंडरस्टूड कि चैंपियंस ट्रॉफी के डिबैकल के बाद रिजवान पाकिस्तान की जो क़यादत है वो वापस नहीं करेंगे, तो उनको आप लीग में क्यों कैप्टन रख रहे हैं? लीग में भी किसी ऐसे बंदे को कैप्टन रखें कि एक कंपेटिटिव कैप्टन्स का भी माहौल पैदा हो, जो वहां पे अच्छा परफॉर्म करे, जिसके डिसीजन अच्छे हो। इस तरह नहीं कि शाहीन शाह अफरीदी की तरह रातों रात आपने उठा के उसको कप्तान बना दिया, हालांकि उसकी कप्तानी के डिसीजन बड़े इररेशनल किस्म के होते थे, आपने उसको कप्तान बना दिया। आपको पूरी इस लीग को अपने इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट में देखना होगा, और यहां पे अगर आप तजुर्बात करना चाहते हैं तो रिजवान के अलावा हजारों ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आप एज ए कप्तान रख सकते हैं। मुल्तान सुल्तान में अगर नहीं भी होंगे तो आप किसी और फ्रेंचाइजी उठा लें। आप लेट्स सपोज अगर सलमान अली आगा थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में, मुल्तान सुल्तान इतना अगर इंटेलिजेंट होता, उनको वहां से उठा के, वो हाल ही में T20 के हमारे कप्तान भी हैं, आगे भी वो कप्तानी करेंगे बांग्लादेश के टूर में, उनको आप कप्तानी दे देते, आप यहां पे भी फर्क नजर आ जाता। सही है। एक ब्रेक लेंगे। हसनैन लियाकत और अबू बकर बिन तलत मौजूद हैं और बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के आज के मैचेस के हवाले से, और ख़ास तौर पर मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग के आज 2 मैचेस हुए। एक मैच हुआ कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, जिसमें मुल्तान को शिकस्त हुई है, और उस मैच के मैच समरी आपके सामने रखते हैं, फिर उस पर भी कुछ डिस्कशन करते हैं। पहले भी हमने की, लेकिन मुल्तान सुल्तान पर स्पेसिफिक हमने बात की है, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस रही कराची किंग्स की, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि कराची ने पहले खेलते हुए एक अच्छा टारगेट दिया था 204 रन्स का, और इसमें अगर देखा जाए तो जेम्स विंस ने आज फिर कमाल की इनिंग खेली थी, 65 रन्स किए। बाकी भी नियाजी ने 40 रन्स किए, खुशदिल शाह ने 13 बॉल पे 33 रन्स किए, आखिर में आकर बड़ा तेज़ खेले, और फिर 13 बॉल पर 30 रन जो वार्नर उनके कैप्टन हैं उन्होंने भी किए और बड़ा ज़बरदस्त खेले। 117 पर ऑल आउट हो गई थी मुल्तान सुल्तान, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरा मैच हुआ है, यानी कि जो मैच मुकम्मल नहीं हो सका, लाहौर वर्सेस कोयटा, वो मैच जारी था, लाहौर बैटिंग कर रहा था, लाहौर कलंदर्स, और इसमें देखा जाए तो फ़खर 0 पर आउट हुए, लेकिन नईम जिसको बार बार मौका दिया जा रहा था, और लाहौर कलंदर्स ने उस लड़के को मौका दिया, जिस पर हमने थोड़ी बहुत तनकीद की, लेकिन हमारे पैनल में से कुछ लोग कहते थे कि ये एक अच्छी चीज़ है कि वो उनको मौका दे रहे हैं। तो खैर आज साबित किया, उस लड़के ने 30 बॉल पर 50 रन किए हैं, अब्दुल्ला शफीक ने 53 रन किए हैं, और मिचेल ने 4 बॉल पर 3 रन किए। 111 रन हुए, 3 खिलाड़ी आउट थे कि फिर बारिश ने वहाँ पर अपनी बैटिंग का आगाज़ कर दिया, और उसके बाद लाहौर को मौका ही नहीं दिया। तो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अबू बकर से इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अबू बकर, जैसे हम दूसरे मैच पर तो बात करेंगे, लेकिन जो पहला मैच हुआ, हमने बात की मुल्तान सुल्तान के हवाले से, बहुत डिटेल में बात हो गई, लेकिन हम कुछ आगे बढ़ेंगे। कराची कितना अच्छा खेला, उसके खिलाफ कितना अच्छा टारगेट, आपको लग रहा है कि उनकी बॉलिंग इतनी कमज़ोर थी या कराची की बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो 204 रन कर गए? देखें, देन अगेन कुछ मुल्तान की ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इनडायरेक्टली कराची से रिलेटेड है। अब वो डायरेक्ट, जिसे कहते हैं कि डायरेक्टर हैं कंटेंट के भी, स्टैट्स के भी, हैदर अजहर, और कराची से जाने में उनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव तरीके से हमें नज़र आ रहा है। किंग्स की परफॉर्मेंस इससे पहले इस तरह हुआ करती थी कि वो जब भी प्लेऑफ्स में जाते थे तो बड़े इफ्स एंड बट्स के साथ जाते थे, लेकिन इस दफ़ा लग रहा है क्लियरली कि वो बड़े आराम से प्लेऑफ्स की खेल जाएंगे। आज का मैच मुल्तान के लिए खुद शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना पेशावर जर्मी से रिलेट कर रहा था। अगर वो कराची किंग्स को हराते तो पेशावर के लिए जो थोड़ी सी सिचुएशन थी वो बेहतर हो जाती। अब पेशावर के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और आई फील लाइक कि वो मुल्तान की तरह प्लेऑफ्स से डिस्क्वालीफाई ना कर लें, एक अर्ली एग्जिट उनके लिए ना हो जाए। लेकिन कराची की जितनी तारीफ कीजिए उतना कम है। एक तो उनको ओपनिंग स्टैंड बैक टू बैक बहुत अच्छा मिल रहा है,
और हमने देखा कि ना सिर्फ कराची की बैटिंग बल्कि बॉलिंग भी टाइमली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक नहीं 2 से ज़ायद मरतबा हमने देखा कि कराची ने दूसरी टीम को ना सिर्फ 20 ओवर से पहले आउट किया। जाहिर है जब आपकी बॉलिंग इस तरह क्लिक कर रही होती है तो एक एक्स्ट्रा कुशन मिल जाता है आपकी बैटिंग को भी, और जो उनके रिजल्ट्स में हमें नजर आ रहा है कि वो रिजल्ट्स में हमें नजर आ रहा है। हसनैन, आप क्या समझते हैं कराची ने कितनी अच्छी बैटिंग की? क्या आपको लगता है कि कराची अच्छी क्रिकेट खेलेगा? क्योंकि अभी तक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और फिर लाहौर कलंदर्स और उसके बाद कराची का नंबर आता है। तो आज भी ज़बरदस्त तरीके से 204 रन किए, लेकिन क्या आप समझते हैं कि बॉलिंग इतनी कमज़ोर थी कि जिसके खिलाफ कर ली, या कराची में इतना पोटेंशियल है, उस टीम के अंदर ऐसे लड़के मौजूद हैं जैसे जेम्स विंस कि भाई वो जैसे भी हो वो अच्छा टारगेट सेट करने की सलाहियत रखते हैं? देखिए, जेम्स विंस, इसके अलावा टीम साइफर्ड, हैदर अजहर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पिछले सीजन में भी कराची के साथ थे। माई पॉइंट इज दैट कि पिछले सीजन में उनके कप्तान थे शान मसूद, ठीक है। वो टीम एक या 2 मैच जीत पाई थी और उसके बाद वो बिल्कुल मुल्तान वाली उनकी सूरत-ए-हाल थी। सो कप्तानी इतनी ज्यादा मैटर करती है। हैदर अजहर भी वहां पे मौजूद थे, साइफर्ड भी थे, विंस भी थे, हसन अली भी थे, लेकिन वो टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी। अभी उनके कप्तान आए हैं डेविड वार्नर। एकदम से ऊपर से जब कप्तान आपका वॉरियर होता है, हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज भी जो इनिंग्स खेली है, चंद बालों पे अपने 30 रन बनाए, उसके बाद चले गए। T20 क्रिकेट इज ऑल सेल्फलेस क्रिकेट। आपने कितनी ज्यादा सेल्फलेस क्रिकेट खेलनी है? आप कराची के 204 रन देख लिए, 204 रन में हार्डली एक बंदे के 60-70 रन हैं, उसके अलावा किसी के 30 रन हैं, किसी के 40 रन हैं, किसी के 45 रन हैं, किसी के 33 रन हैं, जिस तरह के खुशदिल शाह की आपने बात की। मसला है इंपैक्ट का कि आप कितनी कम गेंदें खेल के कितना ज्यादा रन बनाते हो। 2012 से पहले या आप 16 से भी पहले कह रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 का यही फॉर्मेट होता था। हर बंदा आता था, मारदार करता था, 30-40 रन बनाता था, पाकिस्तान टीम 170-180 रन करती थी, उसके बाद आपकी बॉलिंग उसको डिफेंड करती थी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ आज भी रिजवान टॉप रन गेटर है, लेकिन रिजवान का वो इंपैक्ट नहीं है। उनकी टीम इस वक्त जो एलिमिनेट हो चुकी है ऑलमोस्ट। इसी तरह से आपने देखना होगा कि इंपैक्ट रन कौन बना रहा है, कप्तानी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और यही चीज है कराची में कि उनकी कप्तानी भी मैटर कर रही है, और वो छोटी छोटी अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ इस वक्त बिल्कुल मेरा ख्याल है कि कराची एलिजिबल हो चुकी है। वो बकर ने ठीक कहा कि वो ज्यादातर इफ एंड बट्स पे होते थे, लेकिन इस वक्त वो एलिजिबल हैं, वो टॉप 4 में आएंगे, और अगर वो टॉप 4 में आ गए तो कराची मुझे बहुत डेंजरस लग रही है, जिस तरह के उनके अपफ्रंट के बल्लेबाज है। ऐसी टीम है कराची, लुकमान साहब की अभी केन विलियमसन की भी उस टीम में जगह नहीं बन रही, ऐसा जबरदस्त उनका कॉम्बिनेशन जा रहा है। सो ये मेरा ख्याल है कि केन विलियमसन किसी और टीम में होते तो वो तो मुफ्ते में उनको खिलाते रहते। सही कह रहे हैं अबू बकर, जैसे केन विलियम्स जैसा बैट्समैन, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन बाहर बेंच पे बैठा है, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का सलमान अली आगा बैठा हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें शो करते हैं कि इन दोनों के बेंच कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो इट्स मीन्स कि टीमें कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। तो सर अगर हम बात करें खुशदिल शाह की, 13 बॉल पे 33 और 3 छक्के 2 चौके और 253 का स्ट्राइक रेट, ये वो खुशदिल शाह है जिस पर जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लाए तो मैंने भी तनकीद की और भी बहुत सारे दोस्त करते थे, लेकिन वो लड़का थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तैयारी से आया हुआ है, कुछ ना कुछ अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, वो शो कर रहा है। आपको भी लगता है कि वो डे बाय डे बेहतर हो रहा है? देखिए, खुशदिल शाह का भी ताल्लुक इससे पहले जितने एडिशंस थे वो मुल्तान सुल्तान के साथ रहा, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते थे मुल्तान सुल्तान के लिए वो। और जिस तरह आपने भी और हसनैन ने भी जिस तरह बात की, देखें कराची और इस्लामाबाद यूनाइटेड, अगर कराची की इस दफ़ा की एडिशन की परफॉर्मेंस देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड तो हमेशा से ऐसा है कि वो बड़े नामों पे बिलीव नहीं करते, स्टैट्स के ऊपर और जो टीम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कौन सा प्लेयर उस मोमेंट पे फिट होता है उस टाइम वो उस बंदे को खिलाते हैं। तो ये उनकी सक्सेस का जो है वो राउट बन रहा है। मुल्तान सुल्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं था बिल्कुल। और जिस तरह आपने बात की कि विलियमसन डगआउट में हमने देखा बैठे हुए, सलमान अली आगा को अभी तक ट्रॉट में सारे मैचेस नहीं खेलने को मिले। तो टीम्स अपनी रिक्वायरमेंट देखती हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने परफॉर्म करना होता है। डेविड वार्नर की इससे पहले जिस तरह गुफ्तगू हो रही थी उस पर मैं कोई चीज आपकी इजाजत से ऐड करना चाहूंगा। देखें, आई स्टिल बिलीव कि डेविड वार्नर का इंपैक्ट इस इनिंग्स में या इस मैच में तो जरूर रहा होगा, लेकिन डेविड वार्नर का इससे पहले जितनी भी कंपैटिबल बॉलिंग थी उसके अगेंस्ट डेविड वार्नर नहीं चल सके। आज अगर आज की बात की जाए तो शायद इस पूरे एडिशन में मुल्तान सुल्तान की आज जो बॉलिंग साइड थी शायद इससे वीक लिंक कुछ और नहीं हो सकता। जॉर्डन अंडर परफॉर्म कर रहे थे, उनके सबसे मेन स्ट्रीम में अगर आप विली को देखें वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहे। इसके अलावा उसामा मीर टाइमली क्लिक नहीं कर सके, तो बहुत ही आसान टारगेट था द लाइक्स ऑफ डेविड वार्नर, और उन्होंने बहुत सबने ही कंप्लीट फ्लॉप शो है मुल्तान सुल्तान, यूं कह ले कि कंप्लीट पैकेज था कि जो मुख्य पर उन्होंने स्टेज पर आए और एक फ्लॉप शो पेश किया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। और पाकिस्तान सुपर लीग के जारी है और पाकिस्तान सुपर लीग में 2 मैचेस हुए। दूसरा मैच तो मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन उस मैच में लाहौर कलंदर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ बैटिंग कर रहा था और उसने 111 रन बनाए। 11.3 ओवर्स का खेल ही हो सका और इसमें बहुत अच्छा खेले मोहम्मद नईम, उन पर भी बात करेंगे। और इसी तरह से अब्दुल्ला शफीक 32 बॉल पर 53 रन उन्होंने बनाए, लेकिन अब्दुल्ला यहाँ पर नॉट आउट थे। हमारे साथ हसनैन लियाकत और साथ में अबू बकर बिन तलत मौजूद हैं। अबू बकर, सबसे अहम चीज़ है कि इसमें मैं मोहम्मद नईम को डिस्कस करना चाहता हूं। मैं वो मोहम्मद नईम जो मुसलसल फ्लॉप हो रहे थे और हम समझ रहे थे, मैंने आप लोगों से ये सवाल किया कि शायद उनकी जगह पर उनको सोचना चाहिए किसी और को लेकर आएँ, लेकिन वो उसी लड़के के साथ रहे। नईम को उन्होंने प्रॉपर मौका दिया और आज उसने रन्स किए हैं। आपको लगता है कि ये इस लड़के में भी स्पार्क है और लाहौर कलंदर्स ने कितना इस पर इन्वेस्ट किया और कितना इसको स्पेस दी है? देखिए, किसी भी प्लेयर की जो ब्रांडिंग होती है या प्लेयर जब इम्प्रूव कर रहा होता है, प्लेयर जब परफॉर्मेंस दे रहा होता है, तो उसमें उसकी अपनी मेहनत तो ज़रूर शामिल होती है, लेकिन साथ ही साथ ये मैनेजमेंट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर जिस तरह आपने नईम का जिक्र किया, क्रेडिट देना चाहिए, यहाँ पर ड्यू क्रेडिट है लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट का कि उन्होंने उसको फुल प्रोटोकॉल दिया, इन अ सेंस कि उसको कॉन्फिडेंस दिया कि आपकी परफॉर्मेंस साइड पे करके हम आप पे बिलीव करते हैं, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। आप में जो हमने पोटेंशियल देखा है, जिसकी वजह से आपको पिक किया गया है और फर्स्ट चॉइस के तौर पे आपको प्लेइंग 11 में हम खिलाते हैं, गो फॉर द किल। जिस तरह आज उन्होंने दिखाया कि पोटेंशियल भी उनमें है, उनमें स्किल्स भी हैं और उनमें हिटिंग एबिलिटी भी है, तो लाहौर कलंदर्स को यहाँ जरूर क्रेडिट देना चाहिए। चलें हसनैन, आप क्या समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स को क्रेडिट देने की बात करें अबू बकर बिन तलत, तो आप भी यही समझते हैं कि ठीक किया लाहौर कलंदर्स ने, उनको पूरा मौका दिया? या बास लोग तो ये कहते हैं कि ये भी कहा जा सकता है कि यार 6, 7, 8 मैच तो किसी को भी दें तो उनमें से एक में तो वो 50 बंदा कर ही जाता है। मैं आपके दूसरे पॉइंट से ज्यादा एग्री करता हूं, क्योंकि लाहौर कलंदर को अगर हमने क्रेडिट देना होता तो किधर गए वो ताहिर बेग, जो पिछले सीजन तक लाहौर कलंदर की आंख का तारा थे। अब ताहिर बेग आपको पीएसएल में नजर नहीं आते। इसी तरह से इन्होंने नईम को मौका दिया, तो नईम पिछले 4-5 मैचेस में फेल हुए। आज भी जो उनकी 50 थी, वो मुझे अगर मैं अपनी क्रिकेटिंग सेंस जितनी मुझे है मैं कहूं तो मुझे कोई इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी। कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि बस ये बॉलर्स के लिए मौका है, वो कब इसकी विकेट को उड़ाएंगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि नईम जिस एरा के प्लेयर हैं वो फॉलो किसको कर रहे हैं? रिजवान को, बाबर को, इन लड़कों को फॉलो कर रहे हैं। तो उसने भी वही किया कि 50 बनाने के बाद वो अपनी विकेट दे के चला गया। यहाँ पे होता अगर कोई इंडियन तो वो 50 बनाने के बाद 100 पे जाता, लेकिन एग्जैक्टली 50 बनाई उन्होंने और उसके बाद इस तरह विकेट फेंकी उन्होंने कि यार बस मेरा काम हो गया। इसके बाद टीम जाने, टीम के प्लेयर जाने, टीम की मैनेजमेंट जाने। दैट इज द मेंटालिटी ऑफ ए प्लेयर। लेकिन मैं एक बंदे का नाम लेना चाहूंगा, मोहम्मद इखलाक का, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेशतर परफॉर्मेंसेस दी। लिस्ट ए में वो पिछले 6-7 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को शायद नजर नहीं आ रहे। हालांकि इतने मौके उनको देते तो मैं गारंटी से कहता हूं कि जितने पक्के प्लेयर वो हैं वो 4 से 5 50 तो जरूर लगा लेते और शायद आपको एक रिजवान के बैकअप के तौर पे एक विकेट कीपर बल्लेबाज भी नजर आता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो बंदा सिस्टम में मार खाता है उसको हम मौका नहीं देते, और जो नईम की तरह के लोग होते हैं उनको हम मौका देते हैं और फिर अगले सीजन में ताहिर बेग की तरह गायब भी कर देते हैं। ये सर क्रेडिट भी तो लेना होता है ना, आपको पता ही है हसनैन साहब के हमारी फ्रेंचाइजीज ने क्रेडिट लेना होता है कि देखें हम एक नए लड़के को लेकर आए हैं, उससे खिलाया, ये किया, वो किया। चलें अब हम कुछ बात करते हैं सर कल के मैच की, पेशावर ज़ल्मी और उसके बाद और इस्लामाबाद यूनाइटेड की। लेकिन उसके बाद हम कुछ बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से, पाकिस्तान का जो स्क्वाड सामने आ रहा है। कल कैसा मैच होने जा रहा है नेक्स्ट मैच जो है? देखें, डू और डाई सिचुएशन है बाबर आजम इनको के लिए, पेशावर ज़ल्मी के लिए, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जिस तरह की रिसेंट परफॉर्मेंस है, बैक टू बैक 10 विंस। अगर लास्ट मैच अगर लाहौर कलंदर्स ने जो उनको हराया उसको अगर साइड पे रख दिया जाए तो पेशावर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। एक एक्स्ट्रा प्रेशर ऑलरेडी, चूंकि बाबर आजम एंड कंपनी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही है जिस तरह किया करती थी, ये प्रेशर भी होगा। और साथ उनको पता है कि अगर कल का मैच वो हारते हैं तो इट विल बी कर्टन्स फॉर पेशावर ज़ल्मी एज वेल, जिस तरह मुल्तान सुल्तान प्लेऑफ से बाहर हो गए। तो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच एंड लेट्स होप कि टूर्नामेंट के लिए बेहतर हो। मैं किसी साइड को भी फेवर नहीं करूंगा, शायद वही होना चाहिए जो टूर्नामेंट अलाइव रहे। और आई स्टिल वांट कि इस्लामाबाद देखें ऑलरेडी ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुका है। हसनैन आप क्या पेशावर को जीतना चाहिए? हसनैन पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की कप्तानी में खेल रहे हैं, आप समझते हैं कि कल के मैच के बाद ये भी उसी सफर पर रवाना हो जाएंगे जिस पर मुल्तान सुल्तान मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में हुए, यानी कि बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के पीछे पीछे? देखिए, मुझे ये लगता है कि शायद कल ऐसा आपको होता हुआ नजर ना आए और कल शायद बाबर आजम उनकी टीम परफॉर्म करते हुए नजर आए, क्योंकि इस्लामाबाद मुझे बहुत ज्यादा
तजुर्बाती मूड में नजर आती है। जिस तरह कल उनकी पूरी की पूरी टीम चेंज थी, उसमें 4-5 चेंजेस थे। इसी तरह से मेरा ख्याल है कि पेशावर के खिलाफ भी वो डाटा ड्रिवन टीम ही लेके आएंगे। हो सकता है कि वही टीम हो सकता है उसमें भी चेंजेस हो, लेकिन मुझे लगता है कि अपने होम क्राउड के सामने बाबर आप कह रहे हैं कि आजम पेशावर या बाबर आजम करेंगे। अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कल के मैच में। मुझे जीतेगी भी, क्योंकि अगर पेशावर जीत गई तो आपकी पीएसएल थोड़ी सी डेड हो जाएगी अगर आ गई। अच्छा हसनैन, ये कमेंट कीजिएगा, मोहम्मद आमिर क्यों नहीं थे आज यार? मोहम्मद आमिर मेरा ख्याल है कि शायद कोई रेस्ट उनको मिली हो, अदरवाइज कोई इस तरह की खबर नहीं आई कि मोहम्मद आमिर नहीं थे। लेकिन उनके साथ जिस बंदे को लाए गए ज़ीशान, वो दराज कद के बॉलर ने। इससे पहले आपने गालिबन उनको पेशावर ज़ल्मी में देखा था, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई रेस्ट दी गई। कोयटा भी आप समझते हैं कि रिलैक्स फील कर रही है, वो भी इस्लामाबाद नहीं, रिलैक्स नहीं। देखें आमिर उनका एसेट है। आज उनका दिन का मैच था, दिन को वो शायद आमिर को इस तरह से थकाना नहीं चाहते थे, हीट बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आगे हमारे मैचेस नाइट में हैं, तो आमिर वहां पे जाके परफॉर्म अब वकर आगे हमारी जो सीरीज है पाकिस्तान की, वो है बांग्लादेश के साथ T20 सीरीज है। सर, आपको बाबर रिजवान नजर आ रहे हैं उसमें? देखें, करंट सिनारियो को अगर सामने रखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि बाबर और रिजवान की उस सीरीज में शमूलियत बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमें शायद हमेशा से मुश्किल है, इनकी मेरिट पर जगह ही नहीं बनती क्या है? दोनों चीजें, अगर करंट परफॉर्मेंस को भी अगर देखा जाए और अगर बड़े नामों को साइड पे कर दिया जाए तो परफॉर्मेंस वाइज जगह नहीं बनती है, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि यंगस्टर्स ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने उनके शूज फिल किए हुए, वो परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा उनके सामने कैनवस मौजूद था, एक प्लेटफॉर्म था जिसमें वो अपनी परफॉर्मेंस का रिवाइवल करते हैं, उसके बाद अपनी पोटेंशियल बताते हैं कि हम भी मॉडर्न डे क्रिकेट को कंपीट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दोनों को इस चीज की रियलाइजेशन भी जरूर है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वो ये करना चाहता हूं कि देखिए, हम हमेशा से ना शॉर्ट टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म डिसीजंस और इसी तरह वन मोमेंट, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा से वन मोमेंट का नाम है, आप पीएसएल के ये करंट परफॉर्मेंस को लेकर के आएंगे बांग्लादेश के सीरीज के अगेंस्ट, लेकिन ये चीज ध्यान में नहीं रखेंगे जो इंपॉर्टेंट एशिया कप है वो किस कंडीशंस में होना है, वो दुबई की यूएई की कंडीशंस में मोस्ट लाइकली होगा। लेकिन सर, अगर परफॉर्मेंस को देखें तो रिजवान तो इस वक्त तक तो टॉप पे जा रहे हैं। अभी 1-2 मैच और उनको मिल गया तो मेरे ख्याल में, और आज तो 0 पर आउट हो गए। खैर, वो हसनैन लियाकत साहब, बांग्लादेश के खिलाफ आपने T20 सीरीज खेलनी है सर, बाबर रिजवान आपको नजर आ रहे हैं इस सीरीज में? देखिए, मुझे अनफॉर्चुनेटली बाबर रिजवान तो अगले किसी भी सीरीज में नजर नहीं आ रहे, लेकिन बांग्लादेश वाली सीरीज में तो पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के बाद बिल्कुल नजर नहीं आएगा। लेकिन जो आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में माइंडसेट है वो अभी भी यही है कि बाबर ग्राउंड में आता है तो ग्राउंड फेल होता है, रिजवान की बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो वो कहीं ना कहीं पे इनको एडजस्ट करेंगे बांग्लादेश के बाद। और आउट ऑफ द बॉक्स आपको नजर आएगा कि बाबर आजम भी वापस आ रहे हैं, रिजवान भी वापस आ रहे हैं। हम इंशाल्लाह एशिया कप में भी उसी तरह की परफॉर्मेंसेस देंगे जिस तरह से हम पिछले 2 साल से दे रहे हैं, और फिर वहीं से हम कैरी ऑन करके आखिर में कहेंगे देखें हम इतने बड़े इवेंट में जा रहे हैं 2026 के वर्ल्ड कप में, तो बाबर रिजवान तो मजबूरी है, इसके अलावा हम देख नहीं सकते। सो ये आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त थिंकिंग चल रही है। लेकिन एज ऑफ नाउ बांग्लादेश का दौरा है, हल्का दौरा है, तो यहाँ पे ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि देखिए हमने अपने होम ग्राउंड में बाबर रिजवान को परफॉर्मेंस ना होने पे ड्रॉप किया गया। अगर उसमें कुछ लोग परफॉर्म नहीं करते तो वहां पे फिर ऑटोमेटिकली आपके सिलेक्टर्स के पास की चॉइस होगी कि वो अपने दोनों चहेतों को वापस टीम में लेके आए। अब वकर सरप्राइज क्या मिल रहा है इस सीरीज में, यानी कि इस पीएसएल की परफॉर्मेंसेस को देखने के बाद कौन सा ऐसा लड़का आपको लग रहा है कि यार ये आ जाएगा? देखिए, ये अगर सिनारियो हिस्ट्री देखी जाए पाकिस्तान की, तो हमने देखा कि पीएसएल के परफॉर्मेंस नेचुरली बहुत जल्दी नेशनल टीम में आके और नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा सिनारियो थोड़ा डिफरेंट है लुकमान, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि फ्रेंचाइज की जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया पाकिस्तान की सिलेक्शन में, मैनेजमेंट में और पाकिस्तान के की मेकिंग कैप्टन बनवाने में, इवन हर चीज़ में। तो अब ये हमने देखना है कि इस दफ़ा ये पीएसएल ख़त्म होने के बाद वो कौन सी फ्रेंचाइज है जिसका कोई कोच या जिसका कोई सिलेक्टर लगने जा रहा है या एडिशन होगा, तो डेफिनेटली टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। अब ऐसे में हमने देखा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कोच है, जाहिर है आपका एक टिल्ट जरूर होता है अपनी जो फ्रेंचाइज है उसके प्लेयर्स की तरफ, तो शायद मुश्किल हो जाएगा बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स का आना इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा। शादाब खान अपनी जगह ऑलरेडी कंक्रीट कर लेंगे, इसी तरह सलमान अली आगा भी सेफ एंड साउंड आ जाएंगे, साहबजादा फरहान 100% आ जाएंगे, और इसी तरह कुछ और नाम भी हैं जिसमें अब्बास अफरीदी का नाम है, हसन अली की वापसी आप जरूर देख सकते हैं, और हुसैन तलत एक ऐसे परफॉर्मर है जिनको आप जरूर देख सकते हैं। हसनैन, अगर माइक हैसन को कोच बना देता है, पाकिस्तान टीम बना देती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना दिया या बना देता है, बल्कि यानी कि अब 4 तारीख को फाइनली आप समझे ना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो सर अभी रहती है ना,
अभी तो रस्मी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, वो तो 4 के बाद चूंकि इश्तिहार दिया हुआ है तो उसकी तारीख ऐसी है तो वो गुजरेगी तो उसके बाद ऑफिशियल। मैं चाहता हूँ मेरा भी एक क्वेश्चन जरा हसनैन की तरफ मोड़ दीजिएगा कि आप करें आप कर लें। हसनैन, मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस तरफ भी बात की जाए कि अजहर महमूद के भी हमने अभी देखा सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म में उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा जी डेफिनेटली मैं भी हेड कोच के लिए जो है वो अपनी पेपर सबमिशन करूंगा डेडलाइन से पहले। आप क्या समझते हैं कि बीइंग जो उनका करंट रोल है, क्या कमाल की उनकी परफॉर्मेंस रही है, उनके बाद उनको प्रमोट करना चाहिए हेड कोच की तरफ? देखिए वो जो पहले लुकमान साहब का जवाब दे देता हूँ कि लुकमान साहब अभी वो सिर्फ इतना बाकी है, कबूल है कबूल है कबूल है, वो 4 मई को कबूल है कर लेंगे। और माइक हैसन के हवाले से एक भी बात बता दूं, अगर माइक हैसन आए तो फिर सलमान अली आगा को आप T20 कप्तान ना देखिए, फिर आप शादाब खान को ही T20 कप्तान देखिए। और जहां तक आपने अजहर महमूद की बात की, अबू बकर साहब, अजहर महमूद से हम अभी अगर जान छुड़ा ले वक्तन फवक्तन तो बेहतर है, क्योंकि जिस तरह से बाबर रिजवान हमारे लिए तबाही है उसी तरह से अजहर महमूद भी तबाही है कि वो चिपके हुए हमारे सिस्टम में और उनके पास पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंगी थी कि वो चिपके रहे। हालांकि यहाँ पे यासिर अरफात आए, रातों रात उनको बाहर निकाल दिया गया, हफीज आए, रातों रात उनको बाहर निकाल दिया गया, लेकिन अजहर महमूद अभी भी सिस्टम में मौजूद अभी भी रहेंगे। मतलब कि अजहर महमूद मुझे अभी रहेंगे, फीलिंग यही है, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये है कि साइड रोल पे कहीं ना कहीं आप अजहर महमूद को देखेंगे। यार अबू बकर साहब अभी भी मतलब लेकिन मेरा सवाल, बॉलिंग कोच या समथिंग लाइक, हाँ किसी भी तरह से वो टीम के साथ अभी भी वो चल सकते हैं। लुकमान, हसनैन ने जो बात की मैं इसी को ऐड ऑन करना चाहूंगा। अजहर महमूद की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि वो जो 90s की एरा की क्रिकेट की लॉबी हुआ करती थी ना, जो बड़े नाम हुआ करते थे, वो उसमें ऐसा फिट होते हैं, उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है उनके साथ। और लोग जी बकर साहब ऊपर से वसीम साहब भी सिफारिश कर लेते हैं, वकार साहब भी कर लेते हैं, इनकी को भी प्रॉब्लम नहीं है तो गैंग का बंदा बीच में बैठा हुआ है वो फोन कर देते हैं, अजू यार फलां बंदे को रख लेना, तो अजू सिफारिश कर देता है। मैं उसी तरफ आ रहा था। बिल्कुल हसनैन, आपने राइटली पॉइंट आउट किया। देखिए लुकमान, इशू ये है कि बहुत सारे बैक स्टेज अदाकार ऐसे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जो सामने तो नहीं आते लेकिन बहुत पावरफुल है। वो बहुत पावरफुल है, वो की डिसीजंस करते हैं, वो सिलेक्टर्स से लेके कोचेस से लेके कप्तान बनवाने और हटाने तक उनका इन्फ्लुएंस और उनका रोल होता है। और अजहर महमूद भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ही वाज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, वो बहुत अच्छे परफॉर्मर थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिस भी बंदे ने सर्टिफाइड कोचिंग की हुई है आप हर उस बंदे को ले आए, अगर उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम के साथ नहीं है, उनका कोई असर नहीं है। टाइम खत्म हो गया। अबू बकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया हसनैन साहब आपका। और आज के प्रोग्राम में, आज के इस ट्रांसमिशन में हमने बात की है लाहौर कलंदर्स का एक मैच था, वो बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। और दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स का तकरीबन पाकिस्तान सुपर लीग 2025 से अपना सफ़र जो है वो ख़त्म हो चुका है टेक्निकली। आगे देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।